किम और रूसी विदेश मंत्री के बीच में ये बैठक हुई है और यहां पर कह दिया गया है कि अगर अमेरिका ने रशिया की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर ईरान के मामले में भी ये किम जोंग इस तरह का बयान दे चुके हैं। ये बीच में आके कहीं लड़ाई हो रही होती है, इधर मत जाना नहीं तो। इनका काम यही है। जापान के कान के पास से मिसाइल फेंकते रहते हैं। कहते हैं देखो मैंने फेंका बगल में। और ये यही करने के लिए बैठा है। करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आंख उठाई तो फिर ठीक नहीं पड़ेगा। शैलेंद्र चलो रुक जाओ, बहुत टेम्पो में आ रहे हो। तो शैलेंद्र को ऐसे किम जोंग की बात सुनता शैलेंद्र भी आते हैं जोश में कि मैं भी 2-4 मिसाइल नहीं। लेकिन अगर ये बताइए, अगर ऐसा था वाकई तो जब इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन इतना था तो इनको इतना दर्द हो रहा था तो इनको कुछ दिखाना चाहिए था। दिनेश अब आपने वो वाली तो ये कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे रशिया वाले मामले में कर्नल साहब, ये जाकर ये तो नहीं कहेंगे ऑन अ सीरियस नोट देखिए इस बार अगर आपने रशिया के मामले में टांग अड़ाई तो अमेरिका नहीं। बट ये जो आंख दिखाने वाली बात है, आपको लग रहा है आजकल कोई किसी को आंख दिखा, बियॉन्ड विजुअल रेंज की तो मिसाइल चल रही है। आंख दिखा, आई टू आई कौन करता है? आज कौन कर रहा है आई टू आई वॉरफेयर? सीधी बात है, पूरी दुनिया चली हुई है ड्रोन पर, कौन दिखा रहा है आंख किसको? आप अपनी देखिए उसकी प्रॉब्लम है। गजब की बात कही है कि भाई साहब आजकल जब बगैर देखे दूर से मिसाइल मार दे रहे हो तो आंख किसकी कौन देख रहा है? बलोच नेशनल मूवमेंट के नेता काजी दाद मोहम्मद रेहान का बहुत बड़ा बयान, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलोच लिबरेशन फ्रंट ने शुरू किया ऑपरेशन बाम, लगातार जारी है ऑपरेशन बाम। ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति को समाप्त करना है। अब तो इस बात से भी सिरे से इनकार है कि पाकिस्तान का कभी हिस्सा थे हम। तो इसका रिपरकशन इस बार बाम का क्या वाकई अब बलूचिस्तान की आजादी है क्या मेजर साहब? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली बलूचिस्तान की आजादी है, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन ने 2 बातें प्रूव करी हैं। पहली बात तो ये प्रूव करी है कि जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं दे कैन हिट पाकिस्तान आर्मी इनसाइड बलूचिस्तान एट विल। वो जब मर्जी चाहे उन्होंने जाफर एक्सप्रेस ठोकनी है, जाफर एक्सप्रेस ठोक देते हैं। जब उनका मन चाहे उनके कैंटोनमेंट पे, उनके पिकेट्स पे अटैक कर देते हैं, उनकी पोस्ट कैप्चर कर लेते हैं एट विल। दूसरी चीज ये है कि ये भी पता लगा है कि अब वहां पे ऑफिसर और मेन जो पाकिस्तान आर्मी के हैं दे आर रिफ्यूजिंग टू गो टू बलूचिस्तान। आप बलूचिस्तान जाने से घबरा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के लोग। सर मैं जानता हूं आप कुछ कहने के लिए उद्यत हैं, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका मेजर साहब, बाहर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बारिश में आए, आपका बहुत धन्यवाद। F-21 सुनने में आया है कि मदर कंपनी ने अपने वहां से हटा दिया इसको सामने से। अब वो जो वेबसाइट पे था उसका नाम रिमूव कर दिया है। दे रिमूव्ड F-21। सो जहां के F-15 की बात है, यस दिस इज बैड फॉर द इमेज। बट मैं आपको बात बताऊं, लार्जली मुझे ऐसा लगता है दिनेश की इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। इनका मिशन जो चाह रहे थे वो ट्रंप अगर इनका सीजफायर ना करवाता अभी तक ये सबको निपटा चुके होते। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि वेपन सिस्टम्स बहुत ज्यादा हार्शली जज भी होते हैं, क्योंकि वो उनको तब काम करना होता है जब जिंदगी और मौत का सवाल है। तो अगर वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन फेल हो जाती है या माइक्रोवेव फेल हो जाता है, आप कहते हैं कोई बात नहीं यार, रिपेयर हो जाएगी। लेकिन वॉर की मशीन्स के साथ ऐसा नहीं होता कि फेल हो जाएगी, क्योंकि जब उसको चूकना नहीं चाहिए था तब वो चूकी। इसमें बेहतर बता पाएंगे हमारे जो सीनियर यहां पे हैं, एयर मार्शल श्रीवास्तव सर बता पाएंगे आपको बेहतर। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि यस इट इज डेफिनेटली बैड पब्लिसिटी फॉर द F-15, इसमें कोई डाउट नहीं है। F-15 के लिए ये बुरी खबर है। और यहां मेरे साथ अब कर्नल शैलेंद्र भी जुड़ रहे हैं। और ये बता दूं आपको कि भारी बारिश में से वो स्टूडियो तक पहुंचे हैं, अभी भी भीगे हुए हैं, लेकिन आप तक पहुंचना था उनको। शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर वो यहां मौजूद हैं। और चीन और ताइवान के बीच भड़क सकता है युद्ध। ताइवान के बेहद करीब चीन का सैन्य अभ्यास। ताइवान ने चीन की भड़काऊ कार्रवाई इसे बताया फुजियान प्रांत में चीनी सेना का अभ्यास। इधर देखिए ये तस्वीरें उसकी हैं। मतलब ये अब घुड़काने से एक कदम और आगे, ड्रिल एकदम गर्दन के पास जाकर वॉर ड्रिल करना और धमकाना, यहां तक बात पहुंच गई है सर। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये वाटर टैंक्स हैं। ये टैंक्स हैं जो बोट्स टाइप हैं। और ऊपर से इन्होंने इसमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जिसका जिक्र मुझे जरूर करना चाहिए। वो विग एयरक्राफ्ट है। विग मींस विंग्स इन ग्राउंड। अच्छा, ये एयरक्राफ्ट, आप होवरक्राफ्ट आपने देखा है, सस्ते से थोड़ा ऊपर चलता है। ये
थोड़ा ज्यादा ऊपर चलता है और आईकॉव ने इसको जहाज का नाम दिया है क्योंकि एरोडायनामिक सरफेसेस का इस्तेमाल करके चलता है। तो ये क्या है सर, मंडराता रहता है ऊपर? ये मंडराता नहीं, ये अगर प्लेन सरफेस हो तो इसकी जो एरोडायनामिक्स होती है कुशन बन जाता है और फिर बहुत तेजी से जा सकता है और ये बहुत साजो सामान ले आ सकता है। अच्छा। मतलब इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, तो लॉजिस्टिक्स के लिए अक्सर उपयोग में आता है, वो भी इन्होंने यहाँ दिखाया। और विग एयरक्राफ्ट सबसे पहले रशियंस के पास था, तो उसके बाद इन्होंने उन्हीं वहीं से टेक्नोलॉजी ली है सारी और अपना डेवलप किया है। अगर विग भी एक्शन में आया है तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और ये जो वाटर टैंक्स टाइप चीज दिखा रहे हैं इससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके जो वैसे नुकीले और कटीले टाइप के जो तट हैं वहां भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज, लेकिन ध्यान रखिएगा रोनाल्ड रेगन भी वहीं पूरी की पूरी फ्लीट खड़ी हुई है साउथ चाइना सी में, वो भी इसको देख रहे हैं। तो इतना नहीं कि सब लोग देख नहीं रहे, इतना आसान नहीं होगा चाइना के लिए, लेकिन हाँ मसल फ्लेक्सिंग में आज सारी मसल दिखा दी हैं। ताइवान को लेकर डेडलाइन भी देते रहते हैं कर्नल साहब, इन्होंने कभी 35, कभी 37, कभी ये 40 तक हमारा ये डेडलाइंस और इसके बीच में ये ड्रिल। और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप चाइना की ड्रिल ताइवान के ऊपर देखें तो गिनती में आता है ये 37वीं ड्रिल है पिछले 2 साल के अंदर। हाँ। कभी वो बोलते हैं 24 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, कभी 20 मिसाइल उसके ऊपर से चली गई, जाकर समुद्र में गई। अटैक क्यों नहीं कर रहे? देखिए ये है स्ट्रैटेजी यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज की, अटैक करूंगा नहीं और चैन से जीने दूंगा नहीं, चैन से जीने दो। क्यों? क्योंकि ताइवान ने आप देखिए अपनी आर्मी को कहां से कहां बढ़ाया है। हाँ। कितने जहाज खरीद रहा है। हाँ। सब कुछ हो रहा है। हाँ। और ये सूट करता है किसको? यूएस को सूट करता है। तो ये एक तरीके का ना एक बिजनेस बन गया है। डराओ धमकाओ और एक ऐसा माहौल बनाओ कि दुनिया में आप ही फिर पीस करा लो। ज्यादा बड़ी बात ये है। तो आप दोनों तरफ से देखें तो एक हाथ में लड्डू और पता नहीं दूसरे हाथ में क्या है वो बोला जाता है। बट ज्यादा बड़ी बात ये है, आप मान लीजिए मेरी बात, चाइना अटैक नहीं कर पाएगा। चाइना के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो अटैक नहीं कर पाएगा। यूएस हमेशा चाहेगा। नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है मेजर गौरव आर्य, और वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की मसल फ्लेक्सिंग बेशक दुनिया ये जाने, ये समझे कि ये केवल धमकाने के लिए है, डराने के लिए है, लेकिन ये होगा नहीं कभी। लेकिन उसके बावजूद वो कंट्री जो रिसीविंग एंड पर होती है उसको अपने साजो सामान बढ़ाने पड़ते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 5-10 साल में जरूर होगा। चाइना विल मेक अ मूव। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। हाँ। आज की तारीख में चाइना को ताइवान से डर नहीं है। क्या होता है कि हम लोगों ने ये सोचा था, मैं आपको सच बताता हूं, मेरे दोनों सीनियर हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूं, पहले हमने ये सोचा था कि कोई भी लड़ाई, आज से 4 साल पहले एक एक्सेप्टेड ट्रूथ था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कि कोई भी लड़ाई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं होगी। हम लोग बात करते थे कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तो बहुत ज्यादा है, 2 हफ्ते में निपट जाएगी। ये एक्सेप्टेड ट्रूथ था और हम लोग इसको कोट करते थे कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब पता लगा कि रूस की लड़ाई जो यूक्रेन के साथ था 3 साल ज्यादा क्रॉस कर दी। अब ये सच हो गया कि हाँ, लंबी लड़ाइयों की तैयारी कर दो। एक जमाने में ड्रोन को कोई पूछता नहीं था, अब सब ड्रोन कर रहे हैं। आज की तारीख में क्या है कि ये जो अब एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि चाइना कभी अटैक नहीं करेगा ताइवान को। हाँ, अभी नहीं करेगा, ये बात सच है, अभी नहीं करेगा। और ताइवान को डर इसलिए, और चाइना को डर ताइवान की टेरेन से शायद इतना नहीं है, उसको चाइना अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने चेस बोर्ड पे अपने पीसेस, अपने प्यादे सेट कर रहा है कि उसका हाथी कहां है, उसका घोड़ा कहां है, उसका वजीर कहां है, राजा रानी, ये सब चाइना सेट कर रहा है। जिस दिन ये सेट होगा, चाइना विल मेक अ मूव। अगर चाइना भारत के खिलाफ मेक अ मूव कर सकता है तो ताइवान के खिलाफ भी कर। लेकिन ताइवान के खिलाफ क्या है कि वहां पे, जैसा सर ने बताया कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन है, वहां पे कैरियर ग्रुप है, वहां पे अमेरिकन हैं, तो ये सारी की सारी गोटियां फिट अपनी चाइना कर रहा है। अगर चाइना को लगा कि ओपनिंग है और ज्यादा रिस्क नहीं है, चाइना विल गो हेड। चाइना करेगा जरूर ऐसा, लेकिन वो वक्त कम से कम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और ये होगा जरूर। अगर ऐसा होगा जरूर तो वो वक्त कौन सा है, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। और चीन के सुपर एच बॉम्ब, अब इसके बारे में खबर देख लीजिए, इससे दुनिया में दहशत है। बगैर रेडिएशन वाला ये बॉम्ब है सुपर एच, परमाणु बॉम्ब से भी घातक बताया जाता है। सुपर एच बॉम्ब थर्मोबैरिक हथियारों की तरह खतरनाक है। अब ये क्या नया निकाल रहा है सर चीन? ये नया, ये इसने ये निकाला है कि हाइड्रोजन से लेकर के जो बनाया, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, इसमें रेडिएशन नहीं है, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है वो करीब 1200 से 1400 डिग्री हो जाता है। और मतलब ये सरफेस एरिया अटैक के लिए, एरिया डिनाइल के लिए, या उस तरह की बात करने के लिए कि उस पीरियड में आपको कोई एरिया नहीं मिले, और लोगों को में पूरी दहशत फैलाने के लिए पूरा सक्षम है। और ये TNT में नियरली एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है, तो इसलिए बहुत भयंकर है नॉन रेडिएटिंग बॉम्ब के हिसाब से। TNT में टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर, मतलब TNT जिससे विस्फोटक की क्षमता मापी जाती है, इतने TNT के बराबर ट्राई नाइट्रोटोलुइन, उसके हिसाब से अगर देखिए तो बड़ा घातक है ये। और एक पूरे इलाके में
आग में हर चीज को झुलसाकर जलाकर भाप बना देने की, भाप बना देने वाला बात जो मेजर गौरव आर्य कहते हैं। मेजर साहब, ये आप जो कहते हैं मजाक में कई बार, ये वाकई भाप बना देने की तैयारी कर रहा है चीन? हाँ, ये जनरली जैसे फ्यूल एयर मिक्सचर होता है, या फिर आप जैसे सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि रेज द टेम्परेचर इन द एरिया। तो जब 1500 डिग्री का टेम्परेचर रेज हो जाएगा तो लोहा भी पिघल जाएगा, इंसान की तो क्या ही बिसात है। तो मुझे लगता है कि चाइना और ये हथियार बना रहा है, और खतरनाक, और इसमें पोस्चरिंग और पोजिशनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाइना और यूएस का कंफ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, जिसके चांसेस बड़े कम है, लेकिन यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को दिखाने के लिए भी चाइना ऐसे हथियार बनाता है कि देखो भैया, हम तो तैयार हैं, हम यहां खड़े हैं, हम बिल्कुल खड़े हैं, हमारे पास। अब देखिए, इन्होंने बढ़ा के कम से कम जो इनके पास शिप्स थे वो आज की तारीख में यूएस से ज्यादा हैं। आप ये देखिए ना, चाइनीज नेवी टुडे इज लार्जर देन द यूएस नेवी। हाँ ठीक है, उनके पास 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और टनेज चाइनीज से कहीं ज्यादा सुपीरियर है, कैपेबिलिटी चाइना से ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन एक मापदंड में चाइना आगे निकल गया, नंबर ऑफ वेसल्स। हाँ, वही ये जो थर्मोबैरिक की आप बात कर रहे हैं, यही ये जो बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं, चाइना धीरे धीरे एक एक करके पैसा इसमें डाल रहा है, और अपनी कैपेबिलिटीज ऐसे, उसको पता है, दुनिया देख रही है। ये अमेरिका के लिए तो है, लेकिन ये उन कंट्रीज की तरफ के भी दर्शाता है। ये चाइना फोकस कर रहा है उन देशों की ओर, दिनेश भाई, जो देश अनडिसाइडेड हैं। हम चीन के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, अनडिसाइडेड हैं, यू नो, कि वी आर द नेक्स्ट सुपर पावर, और हम अमेरिका को गिरा देंगे उसकी पोजीशन से। मुझे लगता है ऑप्टिक्स भी इसमें बहुत बड़ा काम। दिनेश, एक बात ऐड कर दूं, गौरव ने बहुत अच्छी बात की, और उससे मुझे याद आया, चाइना जब इकोनॉमिकली बहुत आगे था पुराने जमाने में, उसने चाइनीज वॉल बनाई, एक प्रोटेक्शन का घेरा बनाया कि हमारे ऊपर कोई आ न सके। चीन की दीवार, ये सीधी बात है। इस जमाने में वो तो चलेगा नहीं, अब वो ऐसे घेरा बना रहा है कि आप उसके ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचें। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी आ जाती है कि न्यूक्लियर के ऊपर सारे कंसंट्रेट करके बैठे हैं। सही बात। इसने न्यूक्लियर का ऑल्टरनेट निकाल दिया, और वो उससे ज्यादा घातक होगा। उससे घातक। और न्यूक्लियर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया में एक अलग तरह के विलेन आप पेंट किए जाते हैं। तो आप उतना ही खतरनाक काम कीजिए, उतना ही बड़े विलेन जैसा आप काम कीजिए, लेकिन आपको उतना बड़ा विलेन दिखाया भी ना जा सके, क्योंकि आप नॉन न्यूक्लियर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर कैच है। अगली खबर यह है कि यूएस वॉरफेयर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने एक बड़ा दावा किया है। भारत जो है वो पाकिस्तान में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य क्षमता शानदार थी, उन्होंने कहा कि भारत ने दिखाया कि वो जो चाहे कर सकता है, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वॉरफेयर के मामले में जो कहा हुआ है उसको महत्व दिया जाता है दुनिया भर में। जॉन स्पेंसर ने यह बात कही, ये जरा सुन लीजिए, और उसके बाद मेजर गौरव आर्य के पास चलते हैं। और ये तो मेरे ख्याल से वहां मुनीर के तक पहुंचेगा, ये बात भी पहुंचेगी, और वो जैसे ये सुनेंगे तो कमरे से बाहर आते ही कहेंगे जीत गए हम। मुनीर को तो साहब ये सब पता ही है, मुनीर ने तो देखा। ये तो अमेरिकन जॉन स्पेंसर जो हैं, जो भी साहब का नाम है, ये तो बता रहे हैं, अपना एक व्यू बता रहे हैं, एनालिसिस बता रहे हैं ये। लेकिन मुनीर ने तो झेला है ना, वो ब्रह्मोस सर पे गिरते हुए, वो स्कैल्प, वो हैमर, वो सुखोई, वो रफेल, वो मिग, ये तो उसके ऊपर बरसा है बेचारे के ऊपर, मुनीर के ऊपर। तो मुनीर को तो क्या ही स्टोरी आप समझाएंगे। हाँ, अब ये पाकिस्तानी सबसे पहले कहेंगे कि ये रिपोर्ट गलत है, ये कहेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए भारत और अमेरिका ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश करी है कि सबको ऐसा बताओ कि हमारा मोराल गिरे, लेकिन हम जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के हमारा मुल्क बना था, और फतेह तो हमारी होगी। यही चलने वाला है, यही स्टोरी आगे की। कर्नल साहब, एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं वेस्टर्न मीडिया का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, और स्पेंसर के स्पॉन्सर करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमने जो किया है वो हमें पता है। पाकिस्तान कितना ठुका है पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है। क्योंकि अभी अगर आप थोड़े दिन पहले देखें तो वेस्टर्न मीडिया तो क्रेडिट देने को तैयार नहीं थी। अब जैसे जैसे फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं कि पहले था कि घूसा मारा, नहीं घूसा नहीं मारा, अब लगा है कि टांग मारी है, टांग भी नहीं मारी है, अब लग रहा है कि किक लगी है पाकिस्तान को। अब ये तीनों तरफ से अगर आप देख लें, स्पेंसर इज ओनली वन ऑफ देम। इसकी स्पॉन्सरशिप की मुझे जरूरत नहीं है, बट अपने आप में इस समय पूरा वेस्टर्न मीडिया पागलपन में छाया हुआ है कि अब एक एक कर जो इंडियन मीडिया ने चीजें कही थी, जो प्रूफ दिखाए गए थे, वो प्रूव होते चले जा रहे हैं कि वो सही है। और तभी आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है, अगर आपने जीता तो क्या जीता। मैं मानता हूं उन्होंने जीता, और मैं हर बार बोलता हूं उनकी जान बच गई, लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। और ईरान इजराइल युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान ने ईरान को पहले ही चेताया था। पाकिस्तान ने कहा था कि राइजिंग लाइन होने वाला है, ऑपरेशन को लेकर चेतावनी दी थी ईरान को।
ईरान ने पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लिया। सोर्सेज बता रहे हैं कि जब ये बताया गया ईरान को, तो ईरान ने पाकिस्तान की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और पाकिस्तान की दुनिया भर में जिस तरह की क्रेडिबिलिटी है, जाहिर है ईरान ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस बार पाकिस्तान झूठ नहीं बोल रहा था। इतनी पुख्ता सूचना पहुंची कैसे पाकिस्तान तक, मेजर साहब? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये भी बहुत बड़ा एक छलावा है, बहुत बड़ा झूठ है। पाकिस्तान क्या करता है, देखिए, पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया, लेकिन पाकिस्तान एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। जैसे पाकिस्तानी अमेरिका के साथ भी खेलते हैं और चाइनीज को भी अब्बू बना रखा है, उसके दो अब्बू हैं, राइट? उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं, कुछ कह रहे हैं ईरान के साथ चलना चाहिए। फौज के अंदर देयर इज अ डिवीजन विद इन द पाकिस्तानी आर्मी। कुछ कहते हैं क्योंकि हम मुसलमान देश हैं, हमें ईरान के साथ चलना चाहिए। कोई कहते हैं कि यार मजहब बात की बात है, पहले डॉलर गिन लो। ये भी है। तो क्या किसी पाकिस्तानी ने वार्न करा होगा ईरान को? मुझे ऐसा लगता है कि जरूर करा होगा, लेकिन एज अ स्टेट अगर मैं कह दूं कि आसिम मुनीर ने फोन उठा के पेज़ेश्कियां को बोला या फिर खमेनेई को बोला कि साहब आपके ऊपर अटैक है, ये लोग कभी नहीं करेंगे। ये लोग कभी नहीं करेंगे। इनको पता है अमेरिका इतना मारेगा, सारे फंड्स इनके बंद कर देगा। हाँ, किसी पाकिस्तानी ने करा होगा, बट फ्रॉम अ स्टेट लेवल एज अ नेशनल पॉलिसी, नो वे। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाके ईरान को वो ईरान को बेच देंगे साहब। उनको अच्छा, लेकिन सर अब तो सवाल यह है कि मान लीजिए एक बार फिर से क्रेडिबल इनपुट उन तक पहुंचता है और जिस तरह अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल उन्होंने करने दिया है ईरान के खिलाफ, अब की बार अगर वो कोई सूचना देंगे तो फिर ईरान नहीं मानेगा। अगली खबर देखिए, इजराइल से जंग की नेक्स्ट राउंड की तैयारी में ईरान। चीन के साथ मिलकर इजराइल से टकराने की तैयारी। ईरान ने भी चीनी मदद से मिसाइल ठिकानों को मजबूत किया। ये चीन कितनी मदद दे रहा होगा सर इस बार ईरान को? चीन भरपूर मदद करता है। भरपूर मदद कर रहा है। चीन का क्या है? हाँ। चीन को अपने सामान बेचने हैं, उसके बाद उसको क्या करना है उससे मतलब नहीं है। मदद थोड़ी ना, उससे मतलब नहीं है। तो अब तो मदद वो कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है कि भाई खरीदो। तो ये वॉर पार्लेंस में सर जो मदद होती है, क्या वो इस तरह की होती है मैं तेरे को बेच रहा हूं, यही बहुत मदद कर रहा हूं? मैंने बेचकर आपको ऑब्लाइज किया है। अच्छा, बेचकर ऑब्लाइज कर रहा हूं, ये ज्यादा बड़ी। क्यों? देखिए कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है और मैं आपको दे रहा हूं हथियार, फिर भी। उससे बड़ी बात यह है कि मैंने बेचा और आप तक पहुंच भी गया। अच्छा, अभी तो बेचा है, पहुंचा क्या है? पहुंचा क्या है? ये कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, पहुंचेगा तब ना। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, पाकिस्तान से इनपुट शायद दिलवाया होगा इजराइल ने या अमेरिका ने। इनको इनपुट दो, ये नहीं मारेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये भी बात होती है। अगर पाकिस्तान के जरिए इनपुट जाएगा तब तो कोई भरोसा नहीं करेगा। अगली खबर देखिए, सीज़फायर के बावजूद ईरान में मोसाद का ऑपरेशन जारी है। मोसाद के टारगेट पर ईरान के टॉप अधिकारी घात लगाकर खमेनेई के करीबियों की हत्या की साजिश हो रही है। आयतुल्लाह खमेनेई भी मोसाद के रेडार पर हैं। ये खबर ऐसी है जो हर कोई जानता है, लेकिन इसमें मोसाद लगातार कोशिश कर रहा है। इसमें नया एंगल यह है। अगली खबर फ्लैश कीजिए, भारत की ताकत से घबराया पाकिस्तान, परमाणु बम वाले बयान से लिया यू टर्न। शहबाज ने कहा परमाणु कार्यक्रम शांति बनाए रखने के लिए। अचानक ये जो पिछले 2-3 महीने में शांति के पुजारी हो गए मेजर साहब, ये कितने दिनों तक सद्बुद्धि कायम रहेगी इनकी? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले ये लोग ऐसे धमकाते थे हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर। 26/11 में भी हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। दूसरी चीज है, जब इन्होंने कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़े थे पाकिस्तानी फौज, तब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा। एयरफोर्स का बहुत बेहतरीन काम था कारगिल में, आर्मी ने तो जो करा वो करा। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने पाकिस्तान का ब्लफ कॉल आउट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। आपने बोला कि होंगे तुम्हारे पास न्यूक्लियर बेटा, हम देख लेंगे, पहले टोकते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो। अच्छा, अब ये क्या करते? अब ये चुप हो गए क्योंकि आपने न्यूक्लियर, सबसे बड़ी जीत है ऑपरेशन सिंदूर की, जो मैं समझता हूं, यू कॉल्ड पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। अब इनको यही तो बोलना है। जो लोग कह रहे थे कि भारत की जमीन में घास नहीं उगेगी और 3-3 पुश्त तक भारत में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा और भारत बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, नस्ते नाबूद, पता नहीं काबूद बबूद, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये सब हो जाएगा। आज की तारीख में वही पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये तो शांति प्रिय है पूरा हमारा मामला, इससे तो हम बिजली निकाल लेंगे। जैसे ये ISPR DG ISPR के पिताजी आदरणीय इनके अब्बू जी जिन से बिजली निकालते थे, अब ये लोग निकालेंगे बिजली एटम से। ये कह रहे हैं ये लोग इट्स मेंट फॉर पीसफुल, और कह रहे हैं डेटरेंस के लिए अगर कोई हमारे ऊपर हमला करे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो सब जो थ्रेट्स थी वो कहां गई यार? वो जो थ्रेट्स थी कि हम मिटा देंगे नामो निशान और दिल्ली बर्बाद कर देंगे और बंबई को राख में मिला देंगे, आजकल कहां है पाकिस्तान? चुप एकदम, क्योंकि आपने बोला कि तुझे जो करना है कर बेटा, हम देखते हैं। और ये ले मिसाइल और हम मारेंगे न्यूक्लियर बेटा, दूसरी ले। अब मुंह खोला, मुंह के अंदर जाएगा ब्रह्मोस तेरे। अब ये चुप हो गए, अब ये कुछ नहीं बोल रहे, अब ये शांति प्रिय हो गए अचानक। शांति तो आनी थी। देखिए, जब से उनका न्यूक्लियर, सब लोग बात कर रहे हैं ब्लफ को,
वो न्यूक्लियर प्रोग्राम शांत पता है क्यों हुआ है? क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब आगे भी नहीं चलेगा। अब आज के बाद तो शांति हो गया ना। अब इस्तेमाल तो जब ही करोगे। और एक सेकंड के लिए आप एक बात बताइए, राजनाथ ने क्या कहा कि ये हमारा जो सेकंड नो फर्स्ट यूज है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे बंधे हुए हैं। यस, अगर हमको तुम्हारे जैसे दुष्ट से निपटना होगा तो फिर ये सेकंड स्ट्राइक नहीं होगी, रिव्यू कभी भी हो सकता है, कभी भी किया जा सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी ये खबर देखिए, परमाणु मोर्चे पर ईरान को तगड़ा झटका लगा है। रूस की वजह से नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार। यूरेनियम संवर्धन पर रूस ने यू टर्न ले लिया है। न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से